Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23717117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हो सकते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकेंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 237117। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं उन्हें एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines. Domestic stocks climb around 1.4% amid positive global cues. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty reclaims 17,900 level. GST revenue for October logged second highest collection ever since its introduction. And Brent crude prices rise around 1% to trade above $84 per barrel. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूती के संकेत पर घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। प्रमुख सूचकांक 1.4% उछले। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से ऊपर फिर पहुंचा। निफ्टी भी 17,900 के स्तर को कर गया पार। देश में अक्टूबर महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़कर अपने आरंभ काल से लेकर अब तक के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि लगभग 1% की। दाम $84 प्रति बैरल से ऊपर आए। बीते सप्ताह अच्छी खासी बिकवाली के बाद ताजा कारोबारी सप्ताह की शुरुआत धमाकेदार रही है। बाजार में तेजी है, चौतरफा लिवाली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मजबूती का संकेत मिला। निवेशकों का उत्साह बढ़ा और प्रमुख सूचकांक कारोबार के अंत में आज 1.4% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 832 अंक यानी 1.4% उछलकर 60,138 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 258 अंक यानी 1.46% की वृद्धि के साथ 17,930 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों के प्रदर्शन पर ध्यान दें तो इनका भी कुल मिलाकर बढ़िया रहा है प्रदर्शन। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.75% की वृद्धि हुई, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.11% लाभ में ही रहा। The Sensex today climbed 1.4% amid positive global cues. The Sensex regained the 60,000 mark while the Nifty reclaimed 17,900 level. BSE Sensex jumped 832 points or 1.4% to trade at 60,138. The NSE Nifty also surged 258 points or 1.46% to trade at 17,930. In the broader market at BSE, mid-cap index rose 1.75% and the small-cap index gained 1.11%. In the Sensex pack, shares of 26 companies gained while 4 logged losses.
IndusInd Bank was the top gainer as it surged 7.8%, followed by HCL, which gained 3.9%. Bharti Airtel climbed 3.8%, Tata Steel surged 3.7%, and Tech Mahindra rose 3%. On the other side, Mahindra & Mahindra plunged 1.6% and Bajaj Finance declined 1.5%. In sectoral indices, all 19 sectors logged gains. Realty sector gained most as it gained 3.6%, followed by telecom, which rose 3.5%. Metal gained 3.3%, IT ended 2.4%, and tech sector appreciated 2.2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,119 companies gained while 1,193 fell. Shares of 189 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 87 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 94.12 पर बना रहा। And now we're joined by धर्मवीर from Delhi. जी धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार। आपकी मंत्रा। नमस्कार जी। पहले तो पूरे देशवासियों को हैप्पी दीपावली बोलेंगे। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा मैं पहले आपको हैप्पी दिवाली बोलूंगा। थैंक यू सेम टू यू। जी जी जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नए ग्राहक हैं, जो नए इसमें निवेश करना चाहते हैं, उनको एक्सपर्ट की राय कहाँ मिलेगी? कहाँ वो उनका कोई ऑफिस होता है या कहाँ उनके एक्सपर्ट की सलाह से कहीं निवेश करने के लिए उचित जगह में बताएं। दूसरा कि हम डायरेक्ट गोल्ड खरीदने के लिए या इसके अंदर निवेश करने के लिए कैसे जाएं, इसके बारे में आप सलाह दें। जी देखिए, जो भी नए निवेशक हैं उनके लिए जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत सारे प्रकाशन आते हैं जो हिंदी में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आते हैं, जो काफी हद तक स्टॉक्स और जो वैल्यू है उन स्टॉक्स की उनके बारे में बताते हैं। अपनी जानकारी उपलब्ध करके और उसके ऊपर फिर जो है कोई भी डिसीजन ले, वो बेहतर रहता है। जहां तक निवेश गोल्ड का है, उसमें फिजिकली आप किसी भी दुकान पे जाकर के जो गोल्ड बेचती हैं उनमें कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको किसी भी इंटरनेट पे मिल जाएगी। आइए चले ठाणे, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। यामिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा सवाल है, अभी जो बीच में जो बड़े आंकड़ों का जो करेक्शन सर हुआ है, सर ये क्या संस्थागत निवेशक और जो एफआईज हुए प्रॉफिट बुकिंग करके सर ये मार्केट से निकल जाते हैं, सर क्या फिर से ये हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? और ये जो करेक्शन हो जाता है सर, इसमें जो रिटेलर छोटे इन्वेस्टर होता है सर, इनका कितना नुकसान होता है? थैंक यू सर। जी देखिए, जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गेन्स बनाने के लिए या अपने रिटर्न्स के लिए निवेश करते हैं। किसी भी स्थिति में वो एक लो लेवल पे निवेश करके हाई लेवल्स पर जो है उन्हें बेच दिया जाता है। इसलिए एफआईआईज के पास क्योंकि जानकारी होती है कि मार्केट्स कैसे होंगी, या उनके जो एनालिसिस होते हैं उसके बेसिस पे वो डिफाइन करते हैं कि वो कब मार्केट्स में एंटर करेंगे और कब जो है उससे जो है बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से वो काफी हद तक गेन्स बना पाते हैं क्योंकि काफी लोग उसको एनालाइज करते हैं और उन्हें बता पाते हैं। छोटे निवेशक के पास ये जानकारी जो है प्रकाशन के माध्यम से आती है और काफी देर से आती है, जिसका फायदा उन्हें कम उपलब्ध हो पाता है। Alright, let's go in for a short commercial break, and then all our friends who are tuned in and who are clued in and are in the queue, please stay tuned, don't go away. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। गुरुनाथ जी ने एक बड़ा रोचक सा सवाल पूछा कि बाजार में उतार चढ़ाव जब होता है, बड़ी बिकवाली हुई, तो जो नुकसान होता है दरअसल कितना होता है। ये नुकसान यदि सत्यतः पूछा जाए, ठीक से समझा जाए, तो धारणा के स्तर पर होता है, नोशनल होता है। यदि आपने खरीद बिक्री नहीं की तो आपकी पूंजी कागज में बढ़ गई या कागज में घट गई। एक्चुअली आपने जिस दर पे खरीदा और जिस दर पर बेचा, उसका जो अंतर होगा वही तय करेगा। तो बाजार में जो लाखों करोड़ घट गए या बढ़ गए, तो वो धारणा संबंधी है आम छोटे निवेशक के लिए। जब तक आपने नहीं बेचा, नहीं खरीदा, आपका कोई नुकसान, कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और श्रोता इस बीच में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिल्ली से हैं भारत भूषण। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली से पहले लास्ट प्रोग्राम है ये। जी, आपको भी बहुत बहुत। जी, ये अमनी मैडम से मेरा एक प्रश्न है मैम, कि जो अभी G20 समिट हुआ है, इसमें एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में कुछ डिसीजन होना था, या हो चुका है या होने वाला है। अगर हमारे देश के दृष्टिकोण से ये टैक्स कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो MNC कंपनियां होती हैं हमारे देश की भी दूसरे देशों में व्यापार कर रही होती है, दूसरे देश की कंपनी हमारे यहाँ पे व्यापार कर रही है, तो हमारे देश के दृष्टिकोण से ये कॉर्पोरेट टैक्स सही होगा या फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा? धन्यवाद जी। देखिए, ये सभी संसार भर में एक लोगों की धारणा रही है कि जो MNCs हैं वो काफी प्रॉफिट बनाती हैं और उस प्रॉफिट के ऊपर वो पूरी तरीके से टैक्स नहीं देती हैं। उसी के चलते ये ग्लोबल टैक्स की बात की गई है, जिसमें हर एक देश में जहां पे वो MNC ऑपरेट कर रही होगी और उसका जो टर्नओवर होगा उसके बेसिस पे टैक्सेस लगाए जाएंगे। All right, we are connected now to Mr. J.S. Saluja, who is calling us from Delhi. Ji Saluja. Good evening to ma'am and the entire team. My question is that after a good amount of study, I have found out that there are two basic strategies in the market. One is of Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala type, in which whenever there is a dip, they just buy it. That is all, and keep holding. Another strategy is that you keep a trailing stop loss, and whenever that stop loss hits, you take profit. So in your opinion, which strategy is better? Thank you. Well, there are more than two strategies in the stock markets to make gains. If you read a large number of books, you will find a lot of strategies around. One of the strategies is to invest in the value stocks, which is a long-term investment, which a lot of big investors have been doing, where they buy stocks at a lower price, wait for the value additions to happen, and then sell it off after a very long time. The other means is on a short-term basis, when people do intraday trading or a few months or days trading, in which they continuously monitor the stocks on the basis of technical indicators and take positions in the markets on the basis of technical indicators plus the fundamentals of picking up these stocks. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे हम जयपुर से जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, थैंक यू। अच्छा, जैसे अभी हम सुनते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो कितने के सेंसेक्स और निफ्टी आने पर फेयर प्राइस बोला जाएगा? और दूसरा प्रश्न है कि S&P 500 क्या होता है? जी, जहां तक हम ओवर वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो BSE सेंसेक्स है वो कहीं ज्यादा अपनी इंट्रिंसिक वर्थ से ऊपर है। माना जा रहा है 45,000 से 55,000 के बीच में अगर कोई वैल्यू होती तो वो एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास माना जाता, पर 60,000 पे काफी हाई वैल्यूएशन पे है, 55,000 पे भी हाई वैल्यूएशन पे माना गया था, तो 45,000 से 55,000 के बीच में वैल्यूएशंस ठीक रहती। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर है और ये एक एजेंसी है जो पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग्स और बहुत सारी चीजें करती है। And now we have Gaurav online and he's calling us from Ghaziabad. Ji Gaurav. Good evening, Market Matter team. Happy Diwali to all the ladies and our gentlemen. Sir, madam, your dollar, where do you see in the coming few months if oil touches above 100? Will the dollar rise and rupee will fall, and will it benefit the IT stock? And in this context, would it be better to go for dollar and euro and probably pound indexed rupee pegged rather than floating, which is getting a problem for exporters and importers? Thank you. Well, the dollar is likely to gain strength if the crude oil prices continue to rise.
Because the rising in the prices would benefit the MNCs which have been operating in many of the countries which are oil exporting, which also affects US somewhere. Also, the trades take place in the dollars. As far as IT stocks are concerned, usually the devaluations tend to benefit the IT stocks because of the competitive prices at which the products can be offered. For the exporters, it will be in the benefit to go in for a forward contract whereby they can peg their price at which they would like to buy the dollars, euro, or any other currency that they are interested in. Dr. Yamini, just a little while ago, Jitendra had asked the second question, which we missed out. He wanted to know about the S&P 500 index. What is it? An index is basically a compilation of the stocks that are there. And this compilation of the stocks then determines as to what would be the movement of the stock market. हमारे साथ मुंबई से आए हैं काफी लंबे समय के बाद हमारे नियमित श्रोताओं में से एक मुजाहिर खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी और याम जी और तमाम लोगों को मेरा अपनी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी दुनिया में खुशहाली हो, सब हो। मुझे आज जमनी जी से बहुत दिनों के बाद ये सवाल पूछना है कि पब्लिक सेक्टर का आइंदा क्या हाल रहेगा? जी, पब्लिक सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है, काफी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट भी अंडरवे है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल रिसीट्स एक्वायर कर रही है और कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस भी लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हमने एक एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट अभी देखा है। We have now Gopal, who is calling us all the way from Mumbai. जी गोपाल, सवाल पूछिए। जी, मार्केट वाले नमस्कार और हैप्पी दिवाली। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये जो पोस्ट ऑफिस के बारे में, यहाँ पे जो ये पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें 8.5% इंटरेस्ट मिलता है, इसमें क्या आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? और दूसरा सवाल है कि एक पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन को 7.40 से 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही स्कीम बैंकों में भी लागू है। तो थोड़ा बैंकों के नाम बता सकते हैं तो उसमें डाइवर्ट करके थोड़े ऐसे कर डाल सकते हैं पैसे? जी, आप किसी भी पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं, बैंक के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिसमें आपको वो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसी तरह पोस्ट ऑफिस की या बैंक की स्कीम्स में जो सीनियर सिटीजन्स की हैं, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कोई भी बैंक में आप कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर आप जाकर के अप्रोच करते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगी। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। हम आपको कुछ पल के बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। आइए चलिए सबसे पहले वैश्विक बाजार की ओर एशियाई प्रशांत क्षेत्र पर नजर डालें तो अक्टूबर महीने में चीन में विनिर्माण क्षेत्र में मिले जुले आंकड़े आए, जिसका निवेशकों पर मिला जुला असर दिखा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.6% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हिंगसेंग 0.9% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.5%, जर्मनी का डैक्स 1% और फ्रांस का कैक 40 0.8% बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अक्टूबर महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल हुई है। इस महीने 1,30,127 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। जीएसटी शुरू होने के बाद केवल एक बार इससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। ये पिछले 20 वर्ष की तुलना यदि की जाए इसी अवधि के साथ तो 24% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह आर्थिक बहाली की प्रवृत्ति के अनुरूप है। और यहां पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक विराम। जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आग्रह कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। विराम के बाद आपसे हम बातचीत करेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए। जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. We move on in the program and let's talk to now Sunil, who's calling us all the way from Thane. जी सुनील। सुनील से पहले हम मुंबई से आमंत्रित करना चाहेंगे सचिन जी को। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत।
सुनील जी लाइन पर बने रहे, हम सचिन जी को आमंत्रित कर रहे हैं मुंबई से। स्वागत है आपका सचिन। हेलो मैडम। सचिन जी जी मुझे पूछना है, आजकल हमें 2 तरह के मैसेज आते हैं। एक दिन में रहता है प्री अप्रूव्ड लोन रहता है जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का रहता है, और दूसरा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जिसके लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया होता है। दोनों में एक ही चीज कॉमन होती है, एक लिंक दी गई। तो ये आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में? जी देखिए, किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले जरूरी है कि वो कहाँ से आया है ये जान लें। खासतौर पे काफी बैंक्स जो हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स अपने कस्टमर्स को ही दे रहे हैं जो ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर। अगर आपको कोई भी लिंक किसी और बैंक से आता है जिसके आप कस्टमर नहीं हैं, या आपका कभी भी उधर जो है कोई आपने वहां पे एप्लीकेशन नहीं डाली, तो उन लिंक्स को ना ही क्लिक करें तो अच्छा है। All right, I apologize earlier. Now we are connected to Sunil from Thane. जी। हाँ, मेरा सवाल ये जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है ना, उसके संदर्भ में है। जी आपका किस पेमेंट के संदर्भ में है सवाल? यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है, माफ कीजिए आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है नहीं आ रही सुनील जी। यूपीआई पेमेंट सिस्टम है ना, यूपीआई पेमेंट सिस्टम जी, हाँ जी, उसके संदर्भ में है। वो जो उसमें हम लोग एक डेबिट कार्ड जब सिलेक्ट करते हैं तो वो डिफॉल्ट हो जाता है। अगर वो बैंक का अकाउंट अगर हम क्लोज करते हैं किसी कारणवश, तो बाद में वो डेबिट कार्ड दूसरा वो इंट्रोडक्शन नहीं होता है, दूसरा बैंक का डेबिट कार्ड उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करते वो सिस्टम। तो पहले बैंक का ही डेबिट कार्ड जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, वो डिफॉल्ट डेबिट कार्ड बोलते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। वो तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूपीआई सिस्टम में। जी देखिए, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि नहीं? जी देखिए, जब भी आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है। मतलब कि जब भी आपका अकाउंट होगा, आप खाता धारक होंगे, तब आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपके उस खाते में से उसी समय कट जाती है, और जो है ये यूपीआई से लिंक नहीं है। आपका जब आप बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं तो वो डेबिट कार्ड भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है, और आप जब नया अकाउंट खोलेंगे उसके साथ आपको वो सुविधा दी जाती है नया डेबिट कार्ड लेने की। हमारे साथ नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर नियमित श्रोताओं में से एक एसपीएस जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, यामिनी जी को भी नमस्कार, और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जी नमस्कार। थैंक यू। अभी मैडम ने बताया कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू से काफी हाई चल रहा है। नाउ माय क्वेरी इज कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई कलेक्शन ऑफ योर दिस जीएसटी and corona being almost under control, and also vaccination having a very high level of achievement, is any expectation that the market will come down and touch its fair value? Well, there is a positive trend in the market, both because of the vaccinations which have been administered, overall recoveries that have come the way. Also, the macroeconomic fundamentals being strong in terms of the foreign exchange reserves that we have, and the control that there has been placed on inflation. Also, when we look at the stimulus which has been given, fiscal and monetary, that adds on to the value of the economic recoveries. But it is necessary to see that the valuations are high because of the fundamental values, which does affect the stock market. So there can be a lot of volatility because of that. Right. We are now joined by Kiran Naik from Mumbai. Thank you for giving me an opportunity. Welcome. Ma'am, my question is, there is a scheme of post office where if for 5 years FD you get 6.7%. Is there any better scheme than then, or it is the safest one? There are different post office schemes, monthly income schemes, senior citizen schemes, and other schemes. So one will have to look at the post office schemes before one chooses which scheme will be beneficial to them according to their investment plan and objectives. आइए चलें कोलकाता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं समर चौधरी। स्वागत है समर जी, सवाल पूछिए। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। एक रिक्वेस्ट है, अपने समझ जी रेडियो की वॉल्यूम कम कर दीजिए, इको हो रहा है। अच्छा।
ओके। हेलो। जी जी, आप लाइन पर हैं, सवाल पूछें। तो मैंने स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड से मैं इन्वेस्ट किया हूँ, तो दो हाइब्रिड इक्विटी फंड में और हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ में, क्या इसमें कोई घबराने का कोई गुंजाइश है क्या? जी देखिए, म्यूचुअल फंड को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए और जो भी आपके एनएवीज हैं उन्हें मॉनिटर करते रहिए। आपने जिस एनएवी पे खरीदा था और जिस एनएवी पे वो चल रहा है उसको देख करके आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अपने सभी श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन म्यूचुअल फंड से संबंधित सवाल यदि आप हमसे पूछा करेंगे तो आपको अपेक्षाकृत हम विस्तार से पूरी जानकारी दे पाएंगे। म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञ और इससे संबंधित सवाल रविवार के लिए विशेष रूप से आमंत्रित हैं। Let's take a look at oil now. Well, Brent crude prices today rose around 1% to deal above $84 a barrel. In intraday trade, Brent crude was trading around $84.60 per barrel, while WTI crude prices were at $84.20 per barrel. आइए चले चेन्नई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। Yes sir. Good evening Market Mundra team and Yamini madam. And the happy Diwali wishes to all of you, sir. Thank you. Yes, please ask the question. Madam, I am 55 years old, senior citizen, and I am just getting into the equity share market there. And I want to know what exactly is the meaning of technical and fundamentals which you were referring earlier during today. So please explain to me what is the meaning of technical and fundamental. Please. Fundamental analysis means that you do the analysis of the economy as to how it is doing, the industry in which there is possibility of growth, and the company-specific ratios, which includes liquidity, profitability, solvency, and activity ratios. When you talk about technical indicators, it looks at the statistical charts of the movements of the stocks and then places when you should buy the stock and how you should buy. Fundamental helps you choose the stock. टेक्निकल हेल्प्स यू टाइम द स्टॉक। आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 5 रुपए घटकर 47,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी 150 रुपए फिसलकर 64,385 रुपए प्रति किलो रह गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा, $1,787.80 प्रति आउंस पर पहुंच गया। हालांकि चांदी थोड़ी सी कमजोर हुई, $23.95 प्रति आउंस पर आ गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामिनी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And now before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic stocks climb around 1.4% amid positive global cues. Sensex regains the 60,000 mark. Nifty reclaims 17,900 level. GST revenue for October logged second highest collection ever since its introduction, and Brent crude prices rise around 1% to trade above $84 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalima and Manoj, it's Namaskar. Market Mantra.